जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तभी इन सभी वीडियो को देखना, क्योंकि इस सीरीज़ के सभी भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 है, साकेत के रचयिता का नाम क्या है? साकेत के रचयिता का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। वैसे तो ये क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में भी करा चुके हैं। ओके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन छात्रों ने उन वीडियो को देखा होगा उनको आ रहा होगा ये क्वेश्चन। देखिए, साकेत रामायण के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की कथा है। याद रखना, महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 352, साकेत का अर्थ क्या है? काशी, अयोध्या, मथुरा, सरयू। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, बताने इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। साकेत का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या, क्योंकि इसमें रामायण का चित्र वर्णित है, रामायण की कथा वर्णित है। ओके, तो इसलिए साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 353, कुड़ाल गीत नामक कृति के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। कुड़ाल गीत नामक कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम शरण दास, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए, जिनको भी कोई भी आंसर आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। अगर आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ओके, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुड़ाल गीत नामक कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे साकेत अभी हमने बताया ही। ओके, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, जयद्रथ वध, भारत भारती आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से कुड़ाल गीत नामक कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 354, अतिथेय शब्द का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अतिथि का सत्कार करने वाला, अतिथि बनकर आने वाला, थक कर बैठ जाना, सोच विचार करना। तो बताना है अतिथेय शब्द का क्या अर्थ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, अतिथि का सत्कार करने वाला। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे कि अतिथि मतलब होता है मेहमान। जब कोई आपके घर में आता है उसे अतिथि बोला जाता है। ओके, और अतिथेय उसे बोला जाता है जो मेहमान का स्वागत करता है। तो अतिथि और अतिथेय में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अतिथि उसे बोला जाता है जो आपके घर में मेहमान के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए आपके मामा जी आए। ओके, तो मामा जी क्या हुए? अतिथि। क्या हुए? अतिथि। और आपने उनका स्वागत किया तो आप क्या हुए? अतिथेय। क्या हुए आप? अतिथि। तो अतिथेय शब्द का क्या अर्थ है? अतिथि का सत्कार करने वाला, अतिथि का स्वागत करने वाला अतिथेय कहलाता है। ओके,
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 355, वन में कौन सीता जी की सहेली थी? बताना है, वन में कौन सीता जी की सहेली थी? मुनबालाएं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुनबालाएं। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वन में सीता जी की सहेली कौन थी? तो मुनबालाएं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 356, विष्णु प्रिया किसकी रचना करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, गुप्त जी, पंत जी या रत्नाकर। तो बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुप्त जी। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त यानी मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो विष्णु प्रिय किसकी रचना करती है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 357, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का नाम है? बताना है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हेमंत, पंचवटी, राक्षस, कल्याण। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमंत। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त जी की प्रथम कविता का नाम है हेमंत, याद रखना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ओके, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पड़ा हुआ है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आसानी से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 358, विश्व वेदना किस कवि की रचना है? बताना है, विश्व वेदना किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या प्रभाकर माचवे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व वेदना किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 359, उसके आशय की था मिलेगी किसको? उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह पंक्तियां साकेत के अष्टम सर्ग में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, श्री रामचंद्र जी के द्वारा, भरत जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, मुनियों द्वारा। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री रामचंद्र जी के द्वारा। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 360, पशु पक्षी तक अपने स्वार्थ सिद्ध में निरंतर रत रहते हैं। पशु पक्षी तक अपने स्वार्थ सिद्ध में निरंतर रत रहते हैं, ये कथन किसका है? तो बताना है, श्री राम का, जबाली का, लक्ष्मण का, सीता का। राइट ऑप्शन हो जाएगा जबाली का। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबाली आपको एक नया नाम लग रहा होगा, लेकिन ये भी रामायण में एक पात्र के रूप में थे, कह सकते हैं, जो एक ऋषि थे। ओके, आपने गौतम ऋषि का नाम सुना होगा, तो उसी प्रकार ये भी एक ऋषि थे। ओके, तो इनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 361, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपरा, पल्लव, निर्जा, आंसू। इजी क्वेश्चन है, बताना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसू। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? आंसू।
इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, कंकाल, तो ये सभी याद रखना है आपको। अपरा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत और नीरजा महादेवी वर्मा। तो आंसू तो हमने बता ही दिया, जयशंकर प्रसाद। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 362। श्रद्धा का सुंदर शरीर किससे ढका हुआ था? तो बताना है, श्रद्धा का सुंदर शरीर किससे ढका हुआ था? भेड़ के चिकने चमड़े से जिसके नीले बाल थे, पुष्पों से, वस्त्रों से, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा भेड़ के चिकने चमड़े से, ओके, जिसके नीले बाल थे। ये क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में भी करा चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, श्रद्धा का सुंदर शरीर किससे ढका हुआ था? भेड़ के चिकने चमड़े से जिनके नीले बाल थे, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 363। छायावादी कवियों में किसे क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? बताना है, छायावादी कवियों में किसे क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका निराला, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ओके, या फिर क्रांतिकारी कवि से के नाम से जाना जाता है। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखेंगे, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 364। कुंडली को टुकड़े टुकड़े करके कौन उस पर बैठकर खेल रही थी? कुंडली को टुकड़े टुकड़े करके कौन उस पर बैठकर खेल रही थी? सरोज, पुत्र, चाचा, भाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सरोज। ओके, कुंडली को टुकड़े करके कौन उस पर खेल रही थी? सरोज। सरोज किसका नाम था? निराला की पुत्री का नाम था। टुकड़े टुकड़े करने का मतलब ये हुआ कि जब उसकी शादी हुई थी तो कोई भी कुंडली और लगन देखकर नहीं हुई थी, तो उन सब रीति रिवाजों को तोड़कर उसकी शादी हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने कुंडली देखकर उनके टुकड़े टुकड़े करके, कुंडली नहीं देखी और टुकड़े टुकड़े करके उस पर बैठकर खेल रही थी। वो अपने ऐसे उसका विरोध करना चाहते थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, तो ये कहानी हम बता चुके हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो सरोज स्मृति है, इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है, सरोज के ऊपर, जो निराला की पुत्री हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 365। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किस प्रकार की कविताओं का संग्रह है? बताना है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किस प्रकार की कविताओं का संग्रह है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हास्य प्रधान, व्यंग प्रधान, भक्ति प्रधान या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यंग प्रधान, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किस प्रकार की कविताओं का संग्रह है? व्यंग प्रधान, तो याद रखना बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 366। विधवाओं के शोषण के प्रति किस कविता में वर्णन किया गया है? विधवाओं के शोषण के प्रति किस कविता में वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुलसीदास, टूटे तर की छूटी लता सी देन, अर्चना, अणिमा। राइट ऑप्शन हो जाएगा टूटे तर की छूटी लता सी देन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें विधवाओं के शोषण के प्रति वर्णन किया गया है, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 367। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, निबंध, रेखाचित्र। तो बताना फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर
किस विधा की रचना है? तो निबंध। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 368, चोटी की पकड़ किस कवि की रचना है? निराला, पंत, दिनकर, प्रसाद। तो बताना है चोटी की पकड़ किस कवि की रचना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निराला। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चोटी की पकड़ किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 369, चमरौधा का क्या अर्थ है? चमड़े का बना जूता, चमार वाला, उधार वाला, चमकने वाला। तो बताना है चमरौधा का क्या अर्थ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा चमड़े का बना जूता क्या कहलाता है? चमरौधा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 370, सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है। तो बताना है पल्लव, परिवर्तन, गिरजे का घंटा, बादल राग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरजे का घंटा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 371, चीटी कविता के रचयिता हैं प्रसाद, दिनकर, निराला, पंत। चीटी कविता के रचयिता कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पंत। ओके, कौन? सुमित्रानंदन पंत। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चीटी कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 372, इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है? वीणा, गुंजन, पल्लव, रस्म। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताना है इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रश्मि। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पंत की नहीं है। ये रचना किसकी है ये बताना है आपको। प्रश्न संख्या 373, अतिमा किस कवि की रचना है? पंत, प्रसाद, निराला, दिनकर। अतिमा किस कवि की रचना है? पंत, प्रसाद, निराला, दिनकर। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंत। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 374, किस वर्ष पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता नियुक्त हुए? 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1950 ईस्वी में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता नियुक्त हुए? 1950 ईस्वी में। ओके, तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 375, लघु तरणी का अर्थ है छोटी जल की बूंदे, छोटी नौका, लघु रूप, छोटा वृक्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटी नौका। लघु तरणी का अर्थ क्या है? छोटी नौका। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे लघु तरणी का अर्थ है छोटी नौका। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 376, डांडों से चलकर करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सकार। यह पंक्ति के किस कविता की है? जगत के जीर्ण पात्र, नौका विहार, मौन निमंत्रण या फिर सोनजूही। इजी क्वेश्चन है, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नौका विहार। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नौका विहार। याद रखना ये लाइन जो है नौका विहार से लिया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 377, सोन जूही किस छायावादी कवि की कृति है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो बताना है सोन जूही किस छायावादी कवि की कृति है? चलिए हम बताते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पंत। ओके, सोन जूही किस छायावादी कवि की है? तो पंत। पंत मतलब समझ ही रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 378, हो जाने दो गर्ग नशे में, हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। किसने लिखा? बताना है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सिया राम शरण गुप्त। तो बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ओके, तो किसने लिखा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 379, एक टांग पर उचक खड़ी हो, मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो। फिर से, एक टांग पर उचक खड़ी हो, मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो। उपयुक्त पंक्तियां किसी कविता में हैं? कुकुरमुत्ता, सोन जूही, जूही की कली, उर्मिला। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोन जूही। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? सोन जूही से। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 380, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति से छायावादी परंतु विचार से उदार मानवतावादी है? बताना है कि दिए हुए में से कौन सी प्रकृति से छायावादी परंतु विचार से उदारवादी मानवतावादी है? दिनकर, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 381, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचयिता कौन है? मैं नीर भरी दुख की बदली के पंक्ति के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 382, चांद पत्रिका से संबंधित है। तो बताना है कि चांद किसकी पत्रिका से संबंधित है? प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चांद पत्रिका से संबंधित है महादेवी वर्मा की पत्रिका से। ओके, तो याद रखेंगे सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 383, अविरल का अर्थ क्या है? संपूर्ण, निरंतर, लगातार, प्रेम पूर्वक। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, निरंतर। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अविरल का अर्थ क्या है? निरंतर। ओके, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 384, प्रेम में कितने पात्र होते हैं? ओके, तो सभी को पता होगा 4, 3, 2, 5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेम में कितने पात्र होते हैं? 2। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 385, निराशा के अंधेरे में निरंतर क्या करना चाहिए? निराशा के अंधेरे में निरंतर क्या करना चाहिए?
अभ्यास, संघर्ष, पूजा पाठ, जब तक। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संघर्ष। जब भी आपको कभी निराशा हाथ लगे तो आपको संघर्ष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 386, सलभ मैं साप मैं वर हूँ कविता किसकी है? सलभ मैं साप मैं वर हूँ कविता किसकी है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सलभ मैं साप मैं वर हूँ, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 387, कसक का अर्थ है? कसक का अर्थ है भरकर, संदेह, पीड़ा, सहजता। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पीड़ा। कसक का अर्थ है पीड़ा। ओके, पीड़ा कसक का अर्थ है, तो याद रखेंगे सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 388, हे अज्ञात तुम कौन हो? यह किसका संबोधित है? प्रणय वेदना में मधुरता का संचार करने वाले, नेत्रों की स्नेह सुधा से तृप्त करने वाले, मन में समाये हुए अज्ञात, उक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हे अज्ञात तुम कौन हो, ये श्रद्धा और मन की कहानी से है। ओके, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 389, निर्वाण का अर्थ है प्रेम, मुक्ति, खरीदना, स्नेह। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुक्ति। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब होता है मुक्ति प्राप्त होना। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? बी। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 390, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना कविता किसकी है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। चार ऑप्शन है, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। जाग तुझको दूर जाना कविता किसकी है? महादेवी वर्मा। ओके, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 391, हिमालय काव्य कृति है प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की, पंत की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हिमालय काव्य कृति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। अतीत के चलचित्र विधा है, 392 क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र विधा है नारी साहित्य, संस्मरण, आलोचना, कहानी। राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्मरण। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 393, महादेवी वर्मा को कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बताना है महादेवी वर्मा को कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1973। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1973। ओके, प्रश्न संख्या 394, गिल्लू और सोना किसका संस्मरण है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। गिल्लू और सोना किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा। याद रखेंगे सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 395, सीखने जीवन का संगीत, सीखने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस पार। यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत, प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। ओके, सीखने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस पार,
यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 396, पुलक पुलक का अर्थ है सराहना, पुलकित होकर, नया, धूप बत्ती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुलकित होकर। पुलक पुलक का क्या अर्थ है? पुलकित होकर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 397, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? ओके, तो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1952 में, 1972 में, 1954 में या फिर 1940 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1972 में। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 में, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 398, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति की समस्या का गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, समानता का शासन बनाने की नीति, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है ये आपको कमेंट में बताना है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 399, सीपी और शंख किस कवि की रचना है? सीपी और शंख किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रामधारी सिंह दिनकर। सीपी और शंख किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 400, इतिहास के आंसू किस कवि की रचना कृति है? दिनकर, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर। इतिहास के आंसू किस कवि की रचना कृति है? दिनकर। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाना। जो भी छात्र अभी लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। ओके, लाइक एक ही बार करना, वरना 2 बार करोगे तो लाइक ख़त्म हो जाता है। और लाइक को एक ही बार करना है। ओके, एक बार आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, तो फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ट्विटर चलाते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम चलाते हैं इंस्टाग्राम पर। तो वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।